नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जितने भी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ही हमारी क्लास 8 है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली 10 बजे आपकी ये जीके की क्लास होगी, तो आप इसे डेली अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देनी थी कि दिल्ली पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर के 10 सेट्स की बुक है वो निकाली गई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से ही रिलेटेड जो कंप्यूटर की बुक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बुक, वो जो है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, हाल ही में भारत के किस दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी व पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और धोनी जो है वो, उनका जन्म जो है रांची के एक राजपूत परिवार में हुआ था और उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित जो है किया जा चुका है। और महेंद्र सिंह धोनी, कल ही ये सूचना आई थी, जो है न्यूज़ आई थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उसके कुछ ही देर बाद ये भी आई थी कि सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आप दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम जो है विक्रांत है, जो भारत में ही बनाया जा रहा है। और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है वो निर्माण के तीसरे चरण में है और 40,000 टन के पोत के 2021 में जलावतरण की संभावना है। हो सकता है कि 2022 तक इस पोत को भारतीय नौसेना में भी शामिल कर लिया जाए। और विक्रांत में 30 फाइटर जेट व 10 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए, कि भारत में जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो क्या है? विक्रांत है, जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पर बन रहा है। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो अगले साल 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। और 2022 में इस पर ट्रैफिक शुरू करने का लक्ष्य है। ये जो ब्रिज है वो भारतीय रेल के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो भारत में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी जो है वो बाराटांग द्वीप पर स्थित है। और भारत में ये जो एकमात्र मटमैला द्वीप है वो अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है और इसे स्थानीय भाषा में जलकी भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयौता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है YSR चयौता स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो प्रत्येक महिला लाभार्थी को 19,000 रुपये साल के देगी, ताकि वो अपना जो है स्टार्टअप कर सके, अपना व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो हाल ही में महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयौता स्कीम कहाँ शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डे जो है वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, डे का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज और अगस्त के
इंपॉर्टेंट डेज जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और विश्व अंगदान दिवस जो है वो मनाया जाता है 13 अगस्त को, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है वो ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि किसी और को भी नई ज़िंदगी मिल सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक इंसान अंगदान करके 7 लोगों का जीवन बचा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कौन सा स्टार्टअप भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बना रही है? तो भारत का जो स्काई रूट एयरोस्पेस जो स्टार्टअप है वो भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बना रही है, और ये हैदराबाद में स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन जिसका नाम रमन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, रॉकेट इंजन जो बनाया है उसका नाम रमन है, उसका सफल परीक्षण किया है। और यह इंजन कई उपग्रहों को एक बार में अलग अलग कक्ष में स्थापित कर सकता है, और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत का जो स्टार्टअप है जिसने भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बना रहा है वो है स्काई रूट एयरोस्पेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मोयरा केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में गोवा राज्य के मोयरा केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान में खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदाली केला, जिसे मोयरा केला के नाम से भी जाना जाता है, उसे भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय भी आपको ध्यान रखना है कि ये चेन्नई तमिलनाडु में है। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, और गोवा के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। तो आप ध्यान रखेंगे राज्य के मोयरा केले को जीआई टैग प्राप्त किया है, वो राज्य कौन सा है? गोवा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का जो है शुभारंभ किया है, और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इस अकेडमी का शुभारंभ किया गया है। इस अकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संसद के निचला या निम्न सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो संसद के निचले सदन के रूप में लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, और भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है, और इसे आम जनता का सदन यानी हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और लोकसभा जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से गठित होती है, और भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। उसमें से 530 जो है वो राज्यों द्वारा, और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों, और 2 जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा एंग्लो इंडियन से। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है लोकसभा के बारे में कि इसे निचले सदन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की है। तो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस के। और इसका मुख्यालय जो है रामकृष्ण मिशन का वो कोलकाता के निकट बेलूड़ में है। और रामकृष्ण मिशन जो है वो दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा इस मिशन को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से और गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र हैं, और इन पहाड़ियों पर ही पश्चिमी और पूर्वी घाटी यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जो है उनका संगम होता है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन में ये भी कभी कभी ये भी पूछा जाता है ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है।
तो ध्यान रखेंगे नीलगिरी पहाड़ियों को ही ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में अधिकतर वो ये कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ। तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने को क्या कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको अपक्षरण कहा जाता है। और अपक्षरण जो है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिमानी की ठोस हिम या बर्फ़ जो है नष्ट हो जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण अगर बर्फ़ कम हो जाती है तो उस प्रोसेस को अपक्षरण कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे पहली और बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। सबसे पहली पर आपको गौर देना है। सबसे पहली और बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो शिव समुद्राम बांध जो है वो परियोजना है। और पहली जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम स्थान पर है और इसीलिए शिव समुद्रम बांध जो है वो पहली परियोजना है। और कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पन बिजली विद्युत संयंत्र है। सबसे बड़ा है, सबसे पहला नहीं है, सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, शिव समुद्राम बांध। और पहला ना पूछ के सिर्फ बड़ा पूछे तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और यह जो है कोयना नदी महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांध सहित 4 बांधों के साथ एक जटिल परियोजना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना ने नेपाल सेना को जो है 10 वेंटिलेटर दिए हैं। और कोविड-19 को देखते हुए जो है भारतीय सेना की ओर से ये सहयोग जो है वो किया गया है किसको, नेपाली सेना को। तो आपको ध्यान रखना है नेपाली सेना को ये मदद दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में उच्चतम न्यायालय में पैतृक संपत्ति मामले में किस वर्ष के अपने ही निर्णय को बदला है। तो 2015 के अपने ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पैतृक संपत्ति मामले में बदला है। और 2015 में प्रकाश बनाम फूलपति मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार यानी कि इक्वल को पार्सनरी राइट जो है वो है। और इसलिए इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि 9 सितंबर से पहले उनके पिता जीवित थे या नहीं थे। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि पुत्रियों को जो है वो पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा। ये जो क्राइटेरिया था 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो या ना हो ये अब कोई मायने नहीं रखता। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए हुए 2015 के निर्णय को बदला है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आज़ादी की लड़ाई में हिंसा अहिंसा में नहीं पड़ना चाहिए, ये किसने कहा था। तो ये वाक्य जो है, ये स्टेटमेंट जो है अरुणा आसफ़ अली ने कहा था। और अरुणा आसफ़ अली जो है वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे आज़ादी की लड़ाई में हिंसा अहिंसा में नहीं पड़ना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका है, अरुणा आसफ़ अली का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो देश के 4थे प्रधानमंत्री बन गए हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और 4थे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। तो ध्यान रखेंगे आप, वाजपेयी जी की सेवा अवधि को इन्होंने पार कर लिया है। और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह सभी कांग्रेस के उस क्रम के 3 लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और अब ये 4थे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो है सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, मुख्यमंत्री को अपने राज्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति कब दी गई है। तो आपको इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1974 में जो है मुख्यमंत्री को अपने राज्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मिली है। और 1973 तक राज्यों में सिर्फ राज्यपाल ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते थे। गणतंत्र दिवस पर भी और स्वतंत्रता दिवस पर भी राज्यपाल को ये जो है अनुमति थी कि वो राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते थे। लेकिन फरवरी 1974 में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम करुणानिधि थे, उन्हें उस वक्त की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उनसे मिले वो, और उन्होंने इस नियम को बदलने की मांग की और कहा कि स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की राजधानी में मंत्रियों द्वारा झंडा फहराने का नियम बनाया जाए। उनकी जो ये बात थी वो मान ली गई। और फिर 1974 में किसी भी राज्य के राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बने, कौन? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किन्होंने ये सबसे पहले बात रखी थी कि जो है राज्य में जो है मुख्यमंत्री द्वारा झंडा फहराने का नियम बनाया जाए। तो ये रखी थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने। और 15 अगस्त 1974 से ही फिर जो है मुख्यमंत्री को अपने राज्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति जो है मिली। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश जो है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से युद्ध में प्राप्त विजय के उपलक्ष्य में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया। 8 साल लग गए इसे बनवाने में। और विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को ही कहा जाता है। और ये 9 मंजिला स्तंभ है और इसकी वास्तुशिल्प मंडन है। वास्तुकार जैता व उनके पुत्र नापा पूंजा आदि है। और इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी अंकित है। तो अगर आपसे कीर्ति स्तंभ के बारे में पूछे तो ये भी ध्यान रखना है, 9वीं मंजिल पर है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, जिसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं, महाराणा कुंभा द्वारा ये निर्मित है विजय स्तंभ। ठीक है। उसके बाद में आज का ये वीडियो बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर करें। आपका ये रिस्पॉन्ड ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा मेहनत करें। तो आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।